नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो शायद हम सबको सोचने पे मजबूर कर दे। हमारे पास एक सोर्स है, एक किताब के अध्याय का हिस्सा, जो सीधे सीधे एक सवाल पूछता है, क्या हम मानव प्रजाति वाकई सभ्य हैं? हम अपनी तरक्की के कितने ही दावे क्यों ना कर लें, ये सोर्स हमें जमीनी हकीकत और कुछ गहरे विरोधाभासों पर गौर करने को कहता है। बिल्कुल। और ये सिर्फ प्रगति के दावों को चुनौती नहीं देता, बल्कि उन दावों के सामने कुछ कुछ कठोर आंकड़े रखता है। आज हमारी कोशिश रहेगी कि इस सोर्स के जरिए हम उन तथ्यों और विरोधाभासों को समझें और देखें कि ये हमारी अपनी प्रजाति के बारे में हमारी सोच को कैसे प्रभावित करते हैं। ये एक तरह से आईना देखने जैसा है ना? सही कहा। तो चलिए शुरू करते हैं इस पड़ताल को। आमतौर पर हम सुनते हैं और मानते भी हैं कि भाई इंसानियत ने बहुत तरक्की कर ली है, आज हालात पहले से कहीं बेहतर हैं। और ये सोच भी मानता है कि हाँ, कुछ प्रगति तो हुई है। हाँ, शुरुआत यहीं से होती है। सोर्स इस बात को मानता है कि मानव जीवन में कई सुधार हुए हैं, लेकिन फिर फौरन एक बुनियादी सवाल खड़ा करता है, क्या सिर्फ पहले से बेहतर होना काफी है? क्या ये पैमाना हमें सभ्य कहने के लिए पर्याप्त है? खासकर तब जब दुनिया की एक बड़ी सच्चाई कुछ और ही कहानी बयां कर रही हो। यहीं से बात और गहरी होती है। और वो सच्चाई क्या है? सोर्स कुछ ऐसे आंकड़े सामने रखता है जो शायद रोजमर्रा के भागदौड़ में हमारे ध्यान में भी नहीं आते। जैसे आज की इस 21वीं सदी में भी दुनिया में 1.5 अरब 1.5 बिलियन से ज्यादा लोग हैं जिनके घरों में बिजली नहीं है। 1.5 अरब, हाँ, मतलब ये संख्या सोचने पर मजबूर करती है। अगर तुलना करें तो ये भारत की पूरी आबादी से भी ज्यादा है। जरा सोचिए, बिना बिजली के जीवन कैसा होता होगा? रातें अंधेरी, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं पर असर, मॉडर्न कम्युनिकेशन से दूरी। ये सिर्फ एक सुविधा की कमी नहीं, ये तो अवसरों की भारी असमानता है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। इससे भी बड़ी संख्या, करीब 1.6 अरब लोग ऐसे हैं जिन्हें पीने का साफ पानी नसीब नहीं है। और लगभग 2.5 अरब 2.5 बिलियन लोगों के पास बुनियादी शौचालय की सुविधा तक नहीं है। 2.5 अरब? हाँ। और ये आंकड़े सिर्फ असुविधा नहीं दर्शाते, इनके पीछे छुपे हैं गंभीर परिणाम। सोर्स हमें याद दिलाता है कि साफ पानी और साफ सफाई की कमी से बीमारियां पनपती हैं। इसी वजह से हर दिन लगभग 19,000 बच्चे, ध्यान दीजिए, हर दिन मलेरिया, डायरिया और निमोनिया जैसी बीमारियों से मर जाते हैं। और ये वो बीमारियां हैं जिन्हें रोका जा सकता है, जिनका इलाज मुमकिन है। 19,000 बच्चे हर रोज। हर रोज। ये आंकड़ा तो मतलब दिल दहला देता है। और सोर्स एक और सच्चाई सामने रखता है जो शायद इससे भी ज्यादा झकझोरने वाली है। हाँ, भुखमरी का आंकड़ा। सोर्स बताता है कि हर घंटे दुनिया में 650 से ज्यादा बच्चे भूख से मर जाते हैं। हर घंटे। जब तक हम ये बातचीत खत्म करेंगे, शायद हजारों बच्चे भूख की वजह से दम तोड़ चुके होंगे। और सबसे दुखद बात यह है, जैसा कि सोर्स इशारा करता है, कि ये एक ऐसी समस्या है जिसे हल करने के संसाधन हमारे पास मौजूद हैं। दुनिया में इतना खाना पैदा होता है कि हर किसी का पेट भर सके। लेखक का तर्क है कि अगर हम वाकई चाहें तो इस समस्या को बहुत तेजी से खत्म किया जा सकता है, रातों रात भी। ये वाकई सोचने वाली बात है कि एक तरफ इतनी बुनियादी जरूरतें पूरी नहीं हो रही और दूसरी तरफ सोर्स एक और चौंकाने वाला फैक्ट पेश करता है। दुनिया के सिर्फ 85 सबसे अमीर लोगों के पास उतनी दौलत है जितनी दुनिया की आधी गरीब आबादी, यानी करीब 3.5 अरब लोगों के पास कुल मिलाकर भी नहीं है। 85 लोग बनाम 3.5 अरब लोग। कई लोग मानते हैं कि भाई इसमें कुछ गलत नहीं है, कि अमीरों की संपत्ति का गरीबों की स्थिति से कोई सीधा लेना देना नहीं है। कुछ ये भी तर्क देते हैं कि अमीर लोग दान और अन्य तरीकों से गरीबों की मदद करने की कोशिश कर ही रहे हैं। और को नहीं, यहाँ लेखक का तर्क थोड़ा गहरा है। वो व्यक्ति की बात नहीं कर रहा। सोर्स कहता है कि समस्या शायद अलग-अलग व्यक्तियों के इरादों या कोशिशों की नहीं है। असली मुद्दा हमारी सामाजिक संस्थाओं और आर्थिक संरचनाओं में हो सकता है। मतलब जिस सिस्टम या व्यवस्था के तहत हम सब जी रहे हैं, शायद उसी में कुछ बुनियादी खामियां हैं। लेखक एक संभावना ये भी जताता है कि शायद हम एक प्रजाति के तौर पर अभी बहुत यंग है, अभी भी अपनी राह तलाश रहे हैं, और ये समस्याएं उसी
कह सकते हैं कि अपरिपक्वता का नतीजा है। यानी सवाल सिर्फ संसाधनों के होने या न होने का नहीं, बल्कि उनके बंटवारे का है और हमारे सिस्टम कैसे काम करते हैं उसका है। ये हमें वापस उसी मूल प्रश्न पर ले आता है, क्या हम वाकई सभ्य हैं? सोर्स इसी सवाल को आगे बढ़ाते हुए कुछ और विरोधाभासों की ओर इशारा करता है जो हमारे समाज में गहरे तक बसे हुए लगते हैं। बिल्कुल, और ये विरोधाभास हमें आईना दिखाते हैं कि हमारे दावे और हमारे काम कितने अलग हैं। सोर्स इन विरोधाभासों को एक एक करके सामने रखता है ताकि हम अपनी सामूहिक सोच और व्यवहार पर सवाल उठा सकें। पहला विरोधाभास जो सोर्स उजागर करता है वो शांति और विनाश से जुड़ा हुआ है। हम एक तरफ शांति और साथ रहने की बातें करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ हमने सामूहिक विनाश के ऐसे हथियार बना लिए हैं जो पूरी इंसानियत को खत्म कर सकते हैं। हम इन हथियारों के इस्तेमाल की धमकियां भी देते हैं, जबकि हम अभी तक ये भी नहीं सीख पाए हैं कि आपस में शांति से कैसे रहा जाए। ये तो मतलब एक गहरा कटाक्ष है। हम शांति चाहते हैं, लेकिन शांति बनाए रखने के लिए सबसे खतरनाक हथियार बना रहे हैं। क्या ये लॉजिकल है? सोर्स हमें सोचने पे मजबूर करता है कि क्या शांति की हमारी समझ इतनी खोखली है कि वो विनाश की क्षमता पर टिकी है? और अगला विरोधाभास तो और भी अजीब लगता है। सोर्स कहता है कि हम इंसानों को जानबूझकर मारकर ये सिखाने की कोशिश करते हैं कि इंसानों को जानबूझकर मारना गलत है, जैसे कि सजाए मौत या युद्ध के जरिए। हम इस काम में छुपे कॉन्ट्रडिक्शन को देख ही नहीं पाते। हाँ, ये नैतिकता पर एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। क्या हिंसा से अहिंसा सिखाई जा सकती है? क्या सजा का मकसद सुधार होना चाहिए या बदला? सोर्स पूछता है कि क्या ऐसी व्यवस्था जो जान लेकर जीवन का सम्मान सिखाने का दावा करे, वास्तव में सभ्य कहला सकती है? फिर सोर्स हमारे पर्सनल बिलीफ्स और सामाजिक नियमों पर आता है। ये कहता है कि हम अक्सर कहते हैं कि एक प्रेम करने वाला ईश्वर वो उन लोगों को शादी नहीं करने देना चाहता जो एक दूसरे से प्यार करते हैं, सिर्फ इसलिए कि वे समान लिंग के हैं या अलग जाति, धर्म या संस्कृति के हैं। सोर्स सवाल करता है, क्या यही है प्यार की हमारी परिभाषा? क्या प्यार शर्तों पर आधारित होता है? बिल्कुल, ये बिंदु हमारे सामाजिक पूर्वाग्रहों और कई बार धार्मिक व्याख्याओं पर चोट करता है। सोर्स हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हमारे बनाए नियम और मान्यताएं प्रेम और करुणा के मूल सिद्धांतों के खिलाफ जा रहे हैं? क्या हम धर्म या परंपरा के नाम पर भेदभाव को सही ठहरा रहे हैं? ये सवाल हमें अपनी सभ्यता के नैतिक आधार पर सोचने को कहता है। अगला विरोधाभास हमारे भोजन और दूसरे जीवों के प्रति हमारे रवैये से जुड़ा है। सोर्स कहता है कि हम दूसरे जीवित प्राणियों को, जिनमें महसूस करने की क्षमता है, अक्सर क्रूरता से मारकर उनका मांस खाते हैं। और हम ये दिखावा करते हैं, या तो उन्हें दर्द महसूस नहीं होता, या अगर होता भी है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम उनसे ज्यादा ताकतवर हैं, हम उन पर हावी हैं। सोर्स पूछता है, क्या यही है मानवीय होने का मतलब? यहाँ लेखक प्रभुत्व यानी डोमिनेंस और मानवता यानी ह्यूमैनिटी के बीच के अंतर पर सवाल उठा रहा है। क्या किसी पर हावी होने का अधिकार हमें उसकी पीड़ा को नजरअंदाज करने का लाइसेंस देता है? क्या करुणा सिर्फ इंसानों तक ही सीमित होनी चाहिए? ये विरोधाभास हमारी नैतिकता के दायरे पर प्रश्न चिन्ह लगाता है और पूछता है कि क्या हमारी सभ्यता सिर्फ इंसानों के लिए है या सभी जीवित प्राणियों के लिए? और अंत में सोर्स हमारी अपनी सेहत और बुद्धिमत्ता पर भी सवाल उठाता है। हम जानते हैं कि कुछ पदार्थ जैसे सिगरेट में मौजूद तत्व कैंसर पैदा करते हैं। हम जानते हैं कि नशीली दवाओं का दुरुपयोग खतरनाक है, फिर भी हम इन चीजों का सेवन करते हैं, ये दिखावा करते हुए कि हम इन्हें संभाल सकते हैं, जबकि ये चीजें हमारे शरीर और यहां तक कि हमारे व्यक्तित्व को भी बदल रही हैं। सोर्स पूछता है, क्या यह हमारी बुद्धिमत्ता का प्रमाण है? ये एक तरह से आत्मविनाशकारी व्यवहार की ओर इशारा करता है, जानते हुए भी खुद को नुकसान पहुंचाना। क्या ये एक विकसित और समझदार प्रजाति का लक्षण है? सोर्स इन उदाहरणों के जरिए हमें ये सोचने के लिए उकसाता है कि क्या हमारी व्यक्तिगत और सामूहिक आदतें हमारी घोषित बुद्धिमत्ता और विवेक के अनुरूप हैं? क्या हम वाकई उतने रैशनल हैं जितना हम खुद को मानते हैं? तो ये सारे विरोधाभास, विनाशकारी हथियार, हिंसा से न्याय, प्रेम में शर्तें, जीवों पर क्रूरता, आत्मनुकसान, ये सब मिलकर एक बहुत ही असहज करने वाली तस्वीर बनाते हैं। ऐसा लगता है कि हम जो कहते हैं और जो करते हैं उसमें बहुत बड़ा अंतर है। बिल्कुल, और सोर्स इन्हीं विरोधाभासों का इस्तेमाल करता है हमें जगाने के लिए। ये सिर्फ आलोचना नहीं कर रहा, बल्कि हमें अपनी सामूहिक मान्यताओं और व्यवहारों पर गहराई से पुनर्विचार करने के लिए
प्रेरित कर रहा है। ये पूछ रहा है कि क्या ये चीजें वास्तव में एक सभ्य समाज की पहचान है या फिर ये हमारी अपरिपक्वता और अनसुलझे संघर्षों का प्रतीक है। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प मोड़ आता है। इतनी सारी समस्याओं और विरोधाभासों को उजागर करने के बाद सोर्स अचानक एक उम्मीद की किरण दिखाता है। ये कहता है कि ये सब कुछ जानने का, इन सच्चाइयों का सामना करने का असल में उन्नति के लिए सही समय है। परफेक्ट टाइम फॉर एडवांसमेंट। ये थोड़ा अजीब लगता है। इतनी निराशाजनक तस्वीर के बाद आशावाद, ऐसा क्यों? हाँ, ये वाकई एक महत्वपूर्ण बिंदु है और सोर्स का तर्क है कि यह आशावाद निराधार नहीं है। इसकी वजह है जागरूकता, अवेयरनेस। आज इंटरनेट और सोशल मीडिया की बदौलत ये वैश्विक समस्याएं और विरोधाभास पहले से कहीं ज्यादा लोगों के सामने हैं। 50 साल पहले या 20 साल पहले भी दुनिया के एक कोने में हो रही तकलीफ या अन्याय की खबर दूसरे कोने तक पहुंचना बहुत मुश्किल था। ज्यादातर लोग अपनी स्थानीय दुनिया में ही सीमित थे। हाँ, ये तो सच है। आज तो दुनिया बहुत छोटी हो गई है। एक क्लिक पर हमें पता चल जाता है कि दुनिया के किस हिस्से में क्या हो रहा है, चाहे वो अच्छी खबर हो या बुरी। बिल्कुल। और सोर्स इसी बढ़ी हुई वैश्विक जागरूकता को एक शक्तिशाली कैटलिस्ट मानता है, एक उत्प्रेरक। अब दुनिया का कोई भी इंसान जिसके पास इंटरनेट तक पहुंच है, इन समस्याओं की भयावहता और विस्तार को जान सकता है। वो जान सकता है कि 1.5 अरब लोगों के पास बिजली नहीं है, कि हर घंटे सैकड़ों बच्चे भूख से मर रहे हैं, कि दुनिया में कितनी असमानता है। और जैसा कि पुरानी कहावत है, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है ना? किसी समस्या को हल करने के लिए पहला और सबसे जरूरी कदम है उस समस्या के अस्तित्व को स्वीकार करना और उसे समझना। तो आप कह रही हैं कि सोर्स के अनुसार ये जो जानकारी का विस्फोट हुआ है, ये असल में बदलाव लाने का एक सुनहरा मौका है, क्योंकि अब हम समस्याओं से मुंह नहीं मोड़ सकते। ठीक यही बात है। अब अज्ञानता का बहाना शायद उतना नहीं चल सकता। जब करोड़ों लोग एक ही समस्या के बारे में जानते हैं, तो उसके समाधान के लिए दबाव बनता है, नई सोच पैदा होती है, सामूहिक कार्रवाई की संभावना बढ़ती है। इसलिए सोर्स इस बढ़ी हुई जागरूकता को निराशा का कारण नहीं, बल्कि उत्सव का कारण मानता है। यह एक ऐसा माहौल तैयार करता है जहां समाधान खोजना न सिर्फ संभव है, बल्कि जरूरी भी महसूस होता है। यह उन्नति के लिए एकदम सही जमीन तैयार करता है। ये एक बहुत ही सकारात्मक दृष्टिकोण है। तो क्या सोर्स मानवता के भविष्य को लेकर वाकई आशावादी है, इन सब समस्याओं के बावजूद? हाँ, आश्चर्यजनक रूप से सोर्स का अंतिम संदेश बेहद आशावादी है। लेखक का मानना है कि मानवता में अपार संभावनाएं हैं। मानव उद्यम यानी हमारी सामूहिक कोशिशें अगर सही दिशा में लगें, तो यह ब्रह्मांड में जीवन की सबसे सफल, सबसे आनंदमयी अभिव्यक्तियों में से एक बन सकता है। हम एक ऐसी सभ्यता बना सकते हैं जो न सिर्फ तकनीकी रूप से उन्नत हो, बल्कि नैतिक रूप से भी परिपक्व हो, करुणामय हो और टिकाऊ हो। ये सुनना अच्छा लगता है, लेकिन सवाल ये है कि हम इस बेहतर भविष्य तक पहुंचेंगे कैसे? क्या सोर्स इसका कोई रास्ता सुझाता है? यहीं पर सोर्स एक बहुत ही दिलचस्प और थोड़ी रहस्यमयी बात कहता है। ये कहता है कि हम इस सकारात्मक भविष्य को बनाने से, इस महान परिवर्तन को लाने से सिर्फ एक निर्णय दूर है। 1 decision away। एक निर्णय दूर, बस एक फैसला। लेकिन वो फैसला क्या है? क्या सोर्स बताता है कि वो कौन सा एक निर्णय है जो सब कुछ बदल सकता है? नहीं, यहाँ पर सोर्स हमें छोड़ देता है। ये नहीं बताया गया कि वो एक निर्णय क्या है। क्या ये कोई व्यक्तिगत निर्णय है जो हर इंसान को लेना है, या ये कोई सामूहिक वैश्विक निर्णय है? क्या ये सोच बदलने का निर्णय है या कुछ ठोस कदम उठाने का? ये पूरी तरह से खुला छोड़ दिया गया है सोचने के लिए। तो आज की हमारी चर्चा ने हमें इस सोर्स के जरिए कई अहम मुद्दों पर सोचने का मौका दिया है। हमने देखा कि कैसे ये सोर्स हमारी कथित प्रगति पर सवाल उठाता है, दुनिया की कठोर सच्चाइयों और हमारे अपने विरोधाभासों को हमारे सामने रखता है। 1.5 अरब लोगों तक बिजली ना पहुंचना, हर घंटे 6500 बच्चों का भूख से मरना, 85 लोगों के पास आधी दुनिया जितनी दौलत होना, ये आंकड़े हमें झकझोरते हैं। हाँ, और हमने उन विरोधाभासों पर भी बात की, शांति की चाहत और विनाश के हथियार, हिंसा से न्याय सिखाने की कोशिश, प्रेम पर लगाई शर्तें, जीवों के प्रति असंवेदनशीलता और जानते हुए खुद को नुकसान पहुंचाना।
ये सब मिलकर सवाल उठाते हैं कि हम खुद को सभ्य कैसे कह सकते हैं। लेकिन फिर हमने उम्मीद की किरण भी देखी। सोर्स का ये तर्क कि बढ़ती हुई वैश्विक जागरूकता ही बदलाव का सबसे बड़ा औजार बन सकती है, काफी मायने रखता है। ये सोचना कि समस्याओं को जानना ही उन्हें हल करने की दिशा में पहला कदम है, एक नई ऊर्जा देता है। और अंत में सोर्स हमें इस विचार के साथ छोड़ जाता है कि मानवता एक बेहतर, अधिक आनंदमय भविष्य से सिर्फ एक निर्णय दूर है। लेकिन वो निर्णय क्या है, ये हमें नहीं बताया गया है। और शायद यही इस सोर्स का सबसे शक्तिशाली हिस्सा है। ये हमें सोचने के लिए एक बड़ा प्रश्न देता है। वो एक महत्वपूर्ण निर्णय क्या हो सकता है? वो कौन सा व्यक्तिगत या सामूहिक बदलाव हो सकता है जिसका सोर्स इशारा कर रहा है? क्या ये हमारे मूल्यों को बदलने का निर्णय है, हमारी प्राथमिकताओं को बदलने का, या हमारे जीने के तरीके को बदलने का? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर शायद हम सभी को अकेले में और मिलकर विचार करने की ज़रूरत है।